Hello everyone, I'm Deepika Pan. I'm in standard 9th and welcome back to my YouTube channel Deepika Gyan Punj. Friends, today I'm making a new video on class 8 science chapter number 7, which is conservation of plants and animal. So today we will start the exercise of this chapter number 7, which is plants and animal का conservation संरक्षण. So we will start this video, but before starting the video I would like to say you all please like, subscribe and share my channel, and also press the bell icon for getting all the notification. So let's start the chapter. So question number first is fill in the blanks. तो हमें जो blanks दिए गए हैं, blank space, उन्हें भरना है. So A place where animal are protected in their natural habitat कॉल्ड सेंचुरी. तो वो जगह जहाँ पे एनिमल प्रोटेक्ट किए जाते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह, उनको हम सेंचुरी कहते हैं. स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया इज़ नॉन एज एंडेमिक स्पीसीज. तो स्पीसीज प्रजाति जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. तो माइग्रेटरी बर्ड मतलब कि पलायन करने वाली जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो दूर दराज की एरिया में उड़ के जाती है क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से. सो फर्स्ट का आंसर नंबर इज सेंचुरी, बी एंडेमिक स्पीसीज एंड सी इज क्लाइमेटिक change. So let's move to the question number second, which is differentiate between the following. So we have to give the difference between the two things which are given here. Number first, these are wildlife sanctuary and biosphere reserve. Wildlife sanctuary, the area reserved in a forest for the protection of wild animal, and biosphere reserve, the area meant for the protection and conservation of the biodiversity. It also help in the maintaining the culture of that area. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे प्रोटेक्शन किया जाता है, फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल का प्रोटेक्शन किया जाता है, उन्हीं को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं. एंड बायोस्फीयर रिजर्व मीन हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम जहाँ प्रिजर्व करते हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन्स हमारे फ्लोरा फौना प्लांट्स एक्सेट्रा चीज़ों को जहाँ हम प्रिजर्व करते हैं उनको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं. सो Question B, zoo and wildlife sanctuary. We have to give difference between zoo and wildlife sanctuary. Zoo, a place where animals are protected in an artificial habitat for exhibition, and wildlife sanctuary, a protected area where animals live in their natural habitat. We have to give difference between them. तो difference यही है कि zoo में artificial habitat में रह के protect होते हैं और wildlife sanctuary में उनके natural habitat में, क्योंकि zoo में उनको जैसे किसी भी जेल टाइप के अंदर डाला जाता है तो आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया जाता है वहाँ पे, और नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्हीं की तरह जंगल होता है पूरा, वहीं पे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. सी इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो इंडेंजर्ड स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू सच ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्ट स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ द एनिमल हुज नंबर इज जीरो बिकॉज ऑफ चेंजेज इन देयर हैबिटेट एंड अदर क्लेमिटीज. तो इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज में एक ही अंतर है. एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब जिनकी प्रजाति नष्ट हो चुकी है, मतलब उनकी जो नंबर है वो जीरो है. एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज जिनकी प्रजाति खत्म होने की तादाद पर है उन्हीं को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं. फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा, द प्लांट विच आर फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल जामुन, साल, टीक एक्सेट्रा. एंड फौना, द एनिमल विच आर फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल चीता, लेपर्ड, लायन एक्सेट्रा. तो फ्लोरा मीन्स एक प्रकार के प्लांट जो एक ही जगह पे पार्टिकुलर एरिया पे पाए जाते हैं, और एक प्रकार के एनिमल जो पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, फौना. फ्लोरा मीन्स प्लांट विच आर फाउंड इन ओनली इन पार्टिकुलर एरिया. जैसे बागेश्वर है तो बागेश्वर में भी जैसे हमारा मंडलसिरा गाँव हो गया तो वहीं पे पाए जाएंगे वो, तो इन्हीं को फ्लोरा कहेंगे. एंड फौना एंड फ्लोरा में यही अंतर है कि फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फौना मीन्स एनिमल. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग. वाइल्ड एनिमल, इन्वायरमेंट, विलेज, रूरल एरिया, सिटीज, अर्बन एरिया, अर्थ, द नेक्स्ट जनरेशन. तो डिस्कस करना है डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट, इनमें कैसे इफेक्ट पड़ते हैं. नंबर फर्स्ट, जंगली जानवर है, इन्वायरमेंट है हमारा विलेज यानी कि रूरल एरिया है, सिटीज, अर्बन एरिया, अर्थ, नेक्स्ट जनरेशन. सो आंसर ए. Firstly, we will read the effect of deforestation on wild animals. So wild animal, tree are the habitat as well as source of food for wild animal. Deforestation lead to the destruction of natural habitat of wild animal.
तो ट्रीज एक हैबिटेट ही है वाइल्ड एनिमल की। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल ट्रीज में रहते हैं, जैसे कि मंकीज एंड बहुत सारी बर्ड्स भी रहती हैं, और वो फूड का सोर्स भी हैं वाइल्ड एनिमल के लिए, और हम लोग भी वहाँ से फूड प्राप्त करते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों का कटाव होगा, अगर पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, जो इनका है नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारे चिड़ियाँ हो गई या फिर कोई भी मंकी हो गए, तो ये पेड़ों में रहते हैं, तो अगर पेड़ ही कट गए तो इनका हैबिटेट नष्ट हो जाएगा, इनका शेल्टर नहीं बचेगा, तो ये कहाँ रहेंगे। बी इन्वायरमेंट, तो इफेक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन ऑफ एनवायरमेंट। Deforestation increase the temperature and pollution level of the environment. With the increase in CO2 level and decrease in oxygen level, it gives rise to global warming. Moreover, deforestation decreases the soil fertility and so increases the chance of natural calamities. तो अगर हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेड पार्टिकल हैं, तो हमारा जो CO2 की मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में वो बढ़ेगी, और जो O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिक्रीज होगी। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, और इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी भी नष्ट होती है। इसी कारण जो नेचुरल क्लाइमेटिक्स यानी कि प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी आती है। सी विलेज रूरल एरिया, the decline in rainfall, the decrease in soil fertility and the chances of natural disaster affect the village life. तो विलेज यानी कि रूरल एरिया में हमारा डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट रूरल एरिया में यही है कि अगर रेनफॉल कम होगी वहाँ, क्योंकि अगर सॉइल फर्टिलिटी कम होगी तो वो नेचुरल डिजास्टर के चांस बढ़ेंगे, इससे सूखा भी पड़ सकता है, बहुत सारी हमारी प्राकृतिक आपदाएँ आ सकती है, तो इससे विलेज लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। D. Cities, urban area. Deforestation result in global warming. It also result in the increase in the level of pollution. Hence, deforestation affect the life in city. तो सिटी में कैसे अफेक्ट करेगा डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन अगर पेड़ों का कटाव होगा, एक एक करके सारे पेड़ नष्ट होते जाएंगे, तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, और इससे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा शहरों का। तो डिफॉरेस्टेशन सिटी की लाइफ को भी अफेक्ट करता है। नंबर ई अर्थ, तो अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन, चलो पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, उपजने की मात्रा होती है, उसको घटाता है। एंड इट चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ऑल दी चेंजेस रिजल्ट इन डेजर्टिफिकेशन, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी को बदल देता है सॉइल की, और इससे जो डेजर्टिफिकेशन होता है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड नंबर एफ, हाउ द डिफॉरेस्टेशन इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन, वी विल रीड। Deforestation will majorly affect the life of next generation. The next generation will face problem at every step. Climatic condition will be adversely affected. There will be scarcity of food and clean environment. Next generation won't be able to see most of animal species due to their habitat loss. तो डिफॉरेस्टेशन का बहुत सारे नुकसान होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नंबर फर्स्ट, उनके फूड की कमी हो सकती है। नंबर फर्स्ट जो हमारा इफ़ेक्ट है। नंबर सेकंड इफ़ेक्ट हमारा हो सकता है कि उनका जो इन्वायरमेंट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए इतना क्लीन इन्वायरमेंट ना हो जैसा हमें मिल रहा है। आजकल पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन एक और चीज़ होगी, जो हमारी एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं एनिमल, उनको नहीं देख पाएंगे और उनके बारे में नॉलेज नहीं हो पाएगी नेक्स्ट जनरेशन को। So what will happen if we go on cutting trees? The habitat of an animal is disturbed or the top layer of soil is exposed. तो क्या होगा अगर हम पेड़ काटने जाएंगे? We go on cutting trees. So answer number first is, if we go on cutting trees then क्या क्या होगा? The temperature will increase to a greater extent. तो हमारे जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, उसमें राई आती जाएगी। नंबर सेकंड, द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर का विल इंक्रीज, तो प्राकृतिक आपदाओं की चांसेस भी बढ़ती जाएगी। द वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब, तो हमारे जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर सेकंड, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर किसी भी जानवर का हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? सेकेंड, इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब देन द एनिमल विल लूज द नेचुरल हैबिटेट एंड रीच द लेवल ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड, तो अगर एनिमल का हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? उनके नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाएंगे और वो ख़त्म होने की श्रेणी में आ जाएगा, एक्सटिंक्ट होने की श्रेणी में आ जाएगा वो एनिमल, उनकी तादाद कम होते जाएगी। मोस्ट ऑफ द एनिमल में बी फोर्स टू इन्वेट
प्लेसेस मीन फॉर ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो इससे क्या होगा, जो शहरों में जो एनिमल होंगे वो जंगल छोड़ के, फॉरेस्ट छोड़ के शहरों में आ जाएंगे, जिससे ह्यूमन लाइफ को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर जंगल में हमने पेड़ पौधे ही काट दिए तो उनका नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो जाएगा। तो वो अपने खाने की खोज में और रहने के घर की खोज में वो वहाँ सिटीज में भी एंटर कर लेंगे। नंबर थर्ड, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज। अगर सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर होती है वो एक्सपोज हो गई तो नीचे की क्या होगा, द एक्सपोज लेयर विल लूज ऑल द न्यूट्रिएंट स्पेशली द ह्यूमस, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच डिक्रीज एंड डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस। अगर सबसे ऊपर की लेयर नष्ट होगी तो क्या होगा, एक तो होगा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा हमें टॉप लेयर में ही पाए जाते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर सेकंड, जो हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी। इससे जो डेजर्टिफिकेशन है वो काम करेगा। क्योंकि जो हमारी सॉइल की सबसे नीचे वाली, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें सबसे कम रॉक्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे नीचे वाली में बहुत कम सॉइल प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स सब नष्ट हो जाएंगे। So next move to the question number 5, which is answer in brief. So we have to give answer briefly. Question 1. Why should we conserve biodiversity? A variety of life experiencing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment is referred as biodiversity. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance in the food chain may affect the ecosystem, whole ecosystem. तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्या करना है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व। तो जो वैरायटी बहुत अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो अर्थ पे रहते हैं और उनके रिलेशनशिप और इंटर रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ ही बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए और इससे जो हमारी फूड चेन है वो मेंटेन रहेगी। अगर फूड चेन में डिस्टर्ब आ गया तो इससे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। सेकंड, प्रोटेक्टेड एरिया आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। वाई? तो प्रोटेक्टेड एरिया भी वाइल्ड एनिमल के लिए पूरी तरह से सेफ नहीं है, नहीं पूरी तरफ से सेफ है। तो प्रोटेक्टेड एरिया आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। वाई? तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी सेफ क्यों नहीं है उनके लिए, पढ़ना है। सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल बाई पोचर्स इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट है, सो दे मस्ट आर नॉट सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल। तो प्रोटेक्टेड एरिया भी सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल किलर्स, हंटर्स आते हैं वहाँ पे और उनको चुपचाप मार के चले जाते हैं, तो इसलिए सेफ नहीं है। थर्ड, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन जंगल। हाउ? तो कुछ ट्राइबल की लाइफ जंगल पे डिपेंड होती है पूरी की पूरी, तो कैसे? सम ट्राइब डिपेंड ऑन जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा। तो कुछ ट्राइब से डिपेंड होते हैं जंगल पे क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग एंड शेल्टर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, वट आर दी कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हम कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस पढ़ेंगे। कॉजेज मतलब कारण और कंसिक्वेंसेस मतलब उससे क्या नुकसान पहुंचेगा। सो द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर नेचुरल कॉज लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉथ। तो इससे हमारी फॉरेस्ट फायर लग सकती है और सूखा भी पड़ सकता है। तो जो हमारी फॉरेस्ट फायर है और सूखा पड़ना है ये भी डिफॉरेस्टेशन के कॉज है, क्योंकि अगर सूखा पड़ेगा तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल फर्टिलिटी कम होगी तो पेड़ नहीं उग पाएंगे अच्छे से। बिल्डिंग फैक्ट्री एंड हाउसेस, तो फैक्ट्री और हाउस बिल्ड करने के लिए भी हम लकड़ियाँ काटते हैं और बहुत सारे ज़मीन की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, तो ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए भी हम पेड़ों को काट के वहाँ पे फसल उगाते हैं। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, तो फर्नीचर बनाना और वुड को फ्यूल के रूप में यूज करना। एंड सम कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर नेचुरल क्लाइमेटिक लाइक फ्लड एक्सेट्रा। इससे बाढ़ आ सकती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर में इंक्रीज हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज हो सकती है, जिसके कारण चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज और डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल में कटौती। एक्सटेंशन ऑफ मैनी फ्लोरा एंड फौना नष्ट हो जाएगा हमारा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या है?
आंसर, रेड डाटा बुक इज a source book which keep record of all endangered plant and animal। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जो सभी इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल का रिकॉर्ड रखती है। 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं? Migration means the movement of a species from its own habitat to some other place during certain period in year for breeding or overcome some climatic condition। तो माइग्रेशन में मूवमेंट, किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट ही माइग्रेशन कहलाता है। और ये इस कारण होता है, वो एयर में बहुत सारे टाइम पे होता है, और ये इसका एक कारण क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, क्लाइमेट में चेंज भी इसका एक कारण है। Question number 7, how can we contribute to the maintenance of green wealth of our locality? Make a list of action to be taken to you. By taking the following action, I can contribute to the maintenance of green wealth in my locality by planting sapling and tree, not throwing the garbage on the street, forbidding other to cut tree, refusing and recycling paper to save trees, energy and water। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ग्रीन वेल्थ को बढ़ाने के लिए? तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बहुत सारे ट्री को प्लांट करके, और गार्बेज हमारे गलियों में ना फेंक के, और पेड़ों को कटने से रोक के, और यूजिंग और रिसाइकलिंग करके पेपर की। सो यू कैन एड मैनी मोर स्टेप्स बाय विच यू कैन सेव योर एनवायरनमेंट, and how can you contribute to maintenance of your green wealth? So you can add many more point in this. Question number 8, explain how deforestation lead to reduced rainfall। तो वर्णित करो कैसे डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल में की मात्रा में कटौती आती है, मात्रा में कटौती कैसे आती है? आंसर, ट्रीज गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर देते हैं ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, और जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में हमारा ऊपर आसमान में क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, जिससे रेनफॉल होती है। अगर यही नहीं होगा तो इससे रेनफॉल की मात्रा में कमी होगी। Trees give a huge amount of water in the form of water vapor during transpiration. The reduction of water vapor affect cloud formation and thus result in less rainfall. Question 9, why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper। तो पेपर को क्यों बचाना चाहिए, और लिस्ट बनाइए कुछ तरीकों की जिससे आप अपने पेपर को बचा सकते हैं। आंसर, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर। Moreover, harmful chemical used in paper making will show their least effect on human being and other organisms. Some ways to save paper are recycling paper, economical use of paper, and paper should not be burned। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। और हार्मफुल केमिकल का भी यूज होता है, तो हम इसको कैसे बचा सकते हैं? रिसाइकलिंग के द्वारा, इकोनॉमिकल यूज के द्वारा, और पेपर को बिना जलाए। तो हमारे 1 टन पेपर बनाने में कम से कम 17 फुल ग्रोन ट्रीज का यूज होता है। तो अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो हमारे जो 17 फुल हेल्थी ग्रोन ट्रीज होंगे वो बच जाएंगे। तो वी शुड सेव द पेपर। So friends, our chapter is completed and I am going to play. So who have not done the subscribe, please subscribe my channel and also press the bell icon for getting all the notification of my all video. And friends, today our chapter is completed, so bye, I am going to play.